हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सभी लोग जुलाई महीने के 2026 के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल-कूद, रक्षा और नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों के विषय में पूर्ण व्याख्यात्मक तरीके से उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो दोस्तों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों नीचे कुछ और चीज़ें भी दी गई कि तमिलनाडु की कोयम्बटूर में अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक ट्रैकिंग तकनीकों तथा समुदाय आधारित प्रबंधन के माध्यम से मानव तथा वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम करना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे विवेक अग्रवाल जी। यहाँ पर कुछ और भी दिया गया कि एफएटीएफ के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं। एफएटीएफ वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की रोकथाम एक करने वाली सबसे बड़ी कौन सी है संस्था है दोस्तों। तो यहाँ पर एफएटीएफ के उपाध्यक्ष हमारे कौन है? तो विवेक अग्रवाल जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को केंद्र सरकार ने 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को स्वायत्तता प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 से अधिक मैच खेलने वाली विश्व की पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो टी20 क्रिकेट में 200 से अधिक मैच खेलने वाली जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो दोस्तों है हमारी हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय टीम की कप्तान भी हैं। यहाँ पर यह है कि भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 200 से अधिक मुकाबले खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो पिच ब्लैक है किस देश ने आयोजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया गया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना आईएएफ सहित 20 से अधिक मित्र देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिच ब्लैक की अगर हम बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स का क्या है कि दोस्तों एक द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सहित 20 अन्य देशों की मित्र राष्ट्र देशों की सेनाओं ने भाग लिया था। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इसका राइट आंसर है 6.6% तक। तो एडीबी द्वारा जारी आउटलुक के अनुसार मजबूत घरेलू खपत, निजी निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण भारत की विकास दर 2026-27 में 6.6% रहने का अनुमान बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर दिया गया कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि एचएसएल द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम है? उसका नाम दोस्तों क्या है? उसका नाम है निपुण। भारतीय नौसेना को प्राप्त दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण है। इसे गहरे समुद्र में गोताखोरी, पनडुब्बी बचाव अभियानों तथा गश्त के लिए विशाखापट्टनम में स्थित किया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे डिफेंस से कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एजेंसी जो अभी निर्मित किया गया उसका क्या नेम है? उसका नेम है दोस्तों निपुण। और ये निपुण को कहाँ स्थित किया गया है? तो उसका राइट आंसर है इसको विशाखापट्टनम में कहाँ रखा गया दोस्तों? इसको विशाखापट्टनम में इसको हम लोगों ने अभी वर्तमान में रखा हुआ है। इसका जो हमारा अगला क्वेश्चन पर 8वां क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से
किसे वैधानिक संरक्षण प्रदान किया है? तो दोस्तों हम लोगों ने इसके माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को क्या संरक्षण प्रदान किया है? संसद द्वारा पारित विधेयक 2026 के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इसके अनादर पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। इस बार अगला जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्कीम दानवीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो दानवीर स्कीम प्रदान की गई इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों की डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण। दानवीर पहल का उद्देश्य स्वैच्छिक नागरिक संस्थागत योगदान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे, कंप्यूटर इंटरनेट को मजबूत करना और ग्रामीण शासन को आधुनिक बनाना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च फील्ड्स मेडल 2026 प्राप्तकर्ताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंजुल भार्गव। वर्ष 2026 का फील्ड्स मेडल 4 युवा गणितज्ञों यू डेंग, जॉन पॉल्डन, जैकब सिमरन तथा होंग वांग को प्रदान किया गया है। मंजुल भार्गव को यह पुरस्कार 2014 में दिया जा चुका है। तो दोस्तों ये जो मंजुल भार्गव इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था ये 2014 में दिया गया था और 2026 में दिया गया है। वो प्राप्तकर्ता ये हमारे 4 यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बनकर आ सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है राहुल वत्स को COAI के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय टेलीकॉम उद्योग की सर्वोच्च संस्था COAI के राहुल वत्स को अपना नया चेयरमैन चुना है। COAI के भारत के दूरसंचार प्रदाताओं के नीतिगत और नियामकीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमारे कौन है? इसका राइट आंसर है राहुल वत्स। अब हम लोग इससे आगे की तरफ चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी कि IPHO 2026 में भारतीय छात्रों की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है 5 स्वर्ण पदक। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि हमारा जो आंसर दिया गया कि कोलंबिया में आयोजित 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के सभी 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 5 के 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक वहां पर प्राप्त किया है। इसका जो अगला प्रश्न है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का डिजिटल लाभ पहुंचाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर यानी कि FRC शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्यव्यापी इलेक्ट्रॉनिक तेलंगाना फैमिली रजिस्टर तथा फैमिली रजिस्टर प्रमाण पत्र व्यवस्था शुरू की है, जिससे राज्य के प्रत्येक परिवार का एकल डिजिटल डेटा बराबर हो सके। इसके बाद दोस्तों ये एक ऐप और पोर्टल से क्वेश्चन हमारा आया हुआ कि ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च की गई ऐप डीप डाटा ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमारा डीप डाटा ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हमारा जो है गहरे समुद्र की मछलियों का प्रलेखन एवं मैपिंग। डीप डाटा ऐप मोबाइल ऐप भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पाए जाने वाले गहरे समुद्र की मत्स्य प्रजातियों के प्रलेखन, डिजिटल डेटा संग्रह और जैव विविधता मैपिंग के लिए विकसित किया गया है। इसका तो दोस्तों हमारा अगला 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये है कि 3 विश्व स्तरीय समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 3030 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है भव्य रसायन योजना। कौन सी दोस्तों योजना है ये? तो इस योजना का नाम है भव्य रसायन योजना। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भव्य रसायन योजना का कुल बजट 3030 करोड़ रुपए है। इसके तहत घरेलू पेट्रोकेमिकल उत्पाद को बढ़ाने और आयात निर्भरता कम करने हेतु 3 मेगा केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक हमारा एक अच्छा क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम में स्थित बोरजुली वेटलैंड को किस जंगली चावल प्रजाति के संरक्षण हेतु जैव विविधता धरोहर स्थल स्थापित किया गया? जिसका राइट आंसर है ओरजिया रुफिपोगन। असम सरकार ने बोरजुली आर्द्रभूमि को दुर्लभ एशियाई लाल प्रजाति चावल ओरिजा रुफिफोगाल के प्राकृतिक आवास की रक्षा हेतु बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में इसको क्या किया है? इसको शामिल कर दिया दोस्तों।
ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारे एग्जाम्स में किसी भी, अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसमें नॉर्मली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव स्पेयर की उपलब्धता हेतु किस देश के नौ सेवानिवृत्त जैगवार लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना है वो ब्रिटेन से 9 जैगवार विमान क्या करेगी, खरीदेगी। तो भारतीय सेना ने अपने वर्तमान जैगवार बेड़े के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बनाए रखने हेतु यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स से 9 रिटायर्ड जैगवार फाइटर्स खरीदने का निर्णय लिया है। इसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई 2026 में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो इसका आंसर है अश्वथ एस, जो है हमारे इंडिया के 98वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु के युवा शतरंज खिलाड़ी अश्वथ एस ने अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। लोग आगे की तरफ चलते और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों जो अमित शाह जी ने, ये हमारा पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय बना है, ये नई दिल्ली में बना और इसका उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है। देश का पहला डिजिटल भाषा संग्रहालय जो भारतीय भाषाओं के उद्भव, लिपि, साहित्य एवं भाषाई विविधता को डिजिटल और APVR तकनीक से प्रदर्शित हमें करता है। इसके बाद जो हमारा आज का 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो यह कि भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पूगा घाटी में अपने पहले 2 भूतापी कुओं को चालू किया। तो दोस्तों ये पूगा घाटी जो है हमारी, ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में दोस्तों हमारी स्थित है। ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख की पूगा घाटी की पहली कॉमर्शियल जियोथर्मल एनर्जी परियोजना स्थापित की गई है, जहां से भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग विद्युत उत्पादन के लिए हम लोग कौन सी ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम लोग भूतापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हम लोग अपनी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इससे आगे की तरफ चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि नीति आयोग द्वारा जारी बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 के अनुसार भारत में वर्ष 2035 तक कितने मूल्य की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। तो उसका राइट आंसर है 691 अरब डॉलर की। नीति आयोग के रोड मैप को 2035 में बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बायो, बायोफ्यूल और बायोप्लास्टिक को क्षेत्रों को एकीकृत करके 2035 तक 691 बिलियन डॉलर USD बायो इकोनॉमी हासिल करने की रूपरेखा दी गई है। अब इसके बाद जो हमारा 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि कोडेक्स एलिमेंटियंस कमीशन CAC 49 द्वारा हाल ही में काजू की गिरी हेतु किस देश के नेतृत्व में तैयार वैश्विक मानक स्वीकृति प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत के फसाई द्वारा काजू गिरी और मसालों की गुणवत्ता मानकों को खाद्य सुरक्षा संबंधी संयुक्त राष्ट्र WHO निकाय कोडेक्स कमीशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों के रूप में अपनाया गया है। अब इसके बाद जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इसरो के गगनयान के मानव सहित अंतरिक्ष मिशन से पूर्व जुलाई 2026 में क्रू मॉड्यूल के कितने महत्वपूर्ण परीक्षण पूर्ण किए गए। तो इसका राइट आंसर 3 परीक्षण इससे पहले दोस्तों पूर्ण किए गए हैं। गगनयान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट डिप्लॉयमेंट, एबॉर्ड सिस्टम तथा री एंट्री थर्मल फील्ड से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्राउंड व ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। अब हम लोग इससे आगे की तरफ चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि DRDO द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षित पिनाका LRGR यानी कि पिनाका LRGR का क्या है, यानी कि पिनाका है क्या दोस्तों, तो इसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। यहाँ पर दिया गया कि DRDO ने पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम का संस्करण विकसित किया है जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर से भी अधिक है और इस सटीक नेविगेशन गाइडेंस वाली हमारी क्या है, ये एक मिसाइल है दोस्तों। तो ये हमारी एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, ये रॉकेट सिस्टम है DRDO द्वारा जिसे विकसित किया गया और उसका क्या नाम है, उसका नाम है पिनाका। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया कि 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 आयोजन किस आधिकारिक विषय के साथ किए जाने की घोषणा हुई है। तो इसका राइट आंसर है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। स्केल विदाउट बाउंड्रीज अक्टूबर 2026 नई दिल्ली का आधिकारिक विषय स्केल विदाउट बाउंड्रीज रखा गया है जो 6G AI सेमीकंडक्टर और क्वांटम कम्युनिकेशन पर केंद्रित है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन 26वां दिया गया है कि विश्व शतरंज निकाय FIDE के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय दिग्गज ने पदभार संभाला है।
तो विश्व शतरंज निकाय के अंतरिम अध्यक्ष जो बने हैं वो हमारे बने हैं विश्वनाथन आनंद जी। इनका नाम तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है कि विश्वनाथन आनंद जी को विश्व शतरंज निकाय फाइड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो हमारे विश्वनाथन आनंद जी हैं ये 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, जिनको पूर्व अध्यक्ष अकार्डी जोकोविच को पद छोड़ने के बाद फाइड का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये 5 बार के हमारे विश्व चैंपियन रह चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीजा प्रिंसिपल मेंबरशिप प्राप्त करने वाला भारत का पहला गैर बैंक अधिग्राहक कौन सा फिनटेक संस्थान बना है? तो इसका राइट आंसर है ग्लोमो जीआईएफटी आईएफएससी। गुजरात स्थित जीआईएफटी आईएफएससी ने विनियमित भुगतान सेवा प्रदाता ग्लोमो वीजा की प्रिंसिपल मेंबरशिप पाने वाली पहली भारतीय नॉन बैंकिंग संस्था बन गई है जो सीमा पार कार्ड प्रोसेसिंग अब कर सकती है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये एक पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग डीओटी की किस प्रमुख ग्रामीण डिजिटलीकरण पहल को अंतर्राष्ट्रीय WSIS प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हमारी जो समृद्ध ग्राम पहल है उसको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया गया है कि इस स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2026 में भारत के दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम कनेक्टिविटी पहल को वैश्विक स्तर पर क्या दिया गया है? तो इसको वैश्विक स्तर पर हमें पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद जो एक दोस्तों क्वेश्चन है हमारे राज्य पर्यटन से कि 2026 में किस राज्य सरकार ने धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु हेली पर्यटन एवं हवाई पर्यटन नीति स्टार्ट की है? इसका राइट आंसर है बिहार है दोस्तों। बिहार सरकार ने बोधगया, राजगीर, वैशाली, वाल्मीकि नगर जैसे प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए बिहार हेली पर्यटन एवं हवाई पर्यटन सेवा योजना 2026 को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत दोस्तों बिहार में जो है पर्यटन को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है, जिसकी वजह से बिहार के आर्थिक स्थिति में सुधार आने की काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसकी बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है INS महेंद्रगिरी को 17A के तहत आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट में शामिल किया गया है। तो प्रोजेक्ट 17 ने फ्रिगेट का 7वां और अंतिम पोत जो है INS महेंद्रगिरी भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स मुंबई द्वारा किया गया है। तो हमारी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां और अंतिम पोत कौन सा? तो इसका राइट आंसर है INS महेंद्रगिरी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में घोषित नई डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश आकर्षित करने हेतु लाई गई है? तो ये दोस्तों गुजरात ने ये स्कीम पेश की है। विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 के तहत राज्य के ग्रीन डेटा सेंटर्स, AI कंप्यूटर फैसिलिटी और क्लाउड पार्क स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और बिजली की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसका दोस्तों उद्देश्य ये हमारा बताया गया है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मिशन का प्रमुख अभियान कैच द रैन किस केंद्रीय प्रमुख योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है अमृत 2.0 योजना। कैच द रैन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अमृत 2.0 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को निर्माण हेतु शुरू की गई एक योजना है। तो दोस्तों इससे पहले भी कई जल मिशन को लेकर हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, उसी में एक ये हमारी अमृत 2.0 योजना भी उसमें प्रारंभ की गई है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उल्लास साक्षरता अभियान के तहत 100% कार्य पुस्तिका मूल्यांकन छोड़कर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला हमारा कौन सी जगह है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड दोस्तों। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और लद्दाख के बाद उत्तराखंड भारत का छठा राज्य बन गया है जिसने उल्लास के तहत पूर्ण साक्षरता दर प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों इसमें जो है साक्षरता दर सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? तो सबसे पहले दोस्तों हमारे केरल ने ये कारनामा करके दिखाया था जहाँ पर 100% लोग साक्षर थे। केरल के बाद में फिर मिजोरम में दोस्तों सबसे अधिक लोग साक्षर हो गए जहाँ पे 100% साक्षरता दर प्राप्त की गई। उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा में, उसके बाद दोस्तों गोवा में, और गोवा के बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगर गोवा के बाद ये कारनामा किसने करके दिखाया? तो गोवा के बाद ये कारनामा करके दिखाया लद्दाख ने। अब लद्दाख के बाद दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड छठा राज्य बन गया है
जिसने 100% जो है साक्षर राज्य प्राप्त करने का दर्जा हासिल किया है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हैकाथॉन फिन स्पार्क 26 मुख्य रूप से किस क्षेत्र के समाधान पर केंद्रित था? तो इसका जो राइट आंसर है साइबर जोखिम एवं धोखाधड़ी रोकथाम के ये आधारित था। दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा आयोजित फिन स्पार्क 2026 का उद्देश्य एआई और ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान, एंटी मनी मनी लॉन्ड्रिंग और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग समाधान विकसित करना इसका उद्देश्य दोस्तों हमारा था। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य जुलाई 2026 में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता एफटीए वार्ता का प्रथम दौर संपन्न हुआ? तो भारत ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार पर चर्चा की थी। माले में आयोजित भारतीय मालदीव एएफटीए वार्ता के पहले दौर में दोनों देशों ने टैरिफ में छूट, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और पर्यटन मत्स्य उद्योग में निवेश समझौते पर चर्चा की। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि लोकसभा में पेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया कि संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और पेपर लीक पर रोकथाम। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। इसके लिए लोकसभा में एक सार्वजनिक परीक्षा बिल पेश किया गया था, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो संगठित परीक्षा धोखाधड़ी व पेपर लीक पर रोकथाम करना था। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया भी क्या है कि संशोधित विधेयक में संगठित परीक्षा गिरोहों, प्रश्न पत्र लीक करने वाले तथा कंप्यूटर हैकिंग में लिप्त दोषियों के लिए गैर जमानती धाराओं के साथ 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ऐसा निर्धारित किया गया है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा किसानों की आय एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा रोड मैप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विकसित कृषि एवं समृद्ध किसान। विकसित कृषि एवं समृद्ध किसान। तो दूसरा यहाँ पर दिया गया कि आईसीएआर द्वारा जारी रोड मैप का लक्ष्य 2030 तक भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 600 अरब डॉलर तक पहुंचाना है और जलवायु अनुकूल बीजों के माध्यम से फसल पैदावार को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस बात का तुम्हारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भीषण गर्मी व हीट वेव में स्कूलों की बच्चों की सुरक्षा और किस स्थान पर हीट स्मार्ट स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो दोस्तों जो हमारा नई दिल्ली है वहाँ पर हीट स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एएनडीएमए द्वारा दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में हीट स्मार्ट स्कूल पहल शुरू की गई है, जिसमें कूल रूफ तकनीक, हरित आवरण और क्लासरूम वेंटिलेशन की सुविधा और प्रणाली क्या की जा रही है, स्थापित हमारी की जा रही है दोस्तों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो नए सचिव बने हैं वो है डॉक्टर श्रीनिवास तुमाला। प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास तुमाला को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वो समुद्रयान और डीप ओशन मिशन के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी के म्यूचुअल फंडों को लिक्विडिटी मिसमैच से बचाने हेतु किस व्यवस्था की अनुमति दी है? तो दोस्तों यहाँ पर सेबी के म्यूचुअल फंड हाउसों को रिडम्पशन दबाव से निपटने और एक ही दिन में नकदी की तुरंत आवश्यकता पूरी करने हेतु विनियमित अंतः दिवस उधारी लेने का अधिकार प्रदान किया है। इसके बाद जो हमारा आज का 41वां क्वेश्चन है जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय नाविकों की सुरक्षा व त्वरित सहायता हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी फेरर फर्स्ट पोर्टल एवं हेल्पलाइन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में फंसे भारतीय वाणिज्यिक नाविकों को 24 घंटे और सातों दिन कानूनी सहायता, आपातकालीन रेस्क्यू और बीमा दावों की तुरंत मदद करने के लिए ये सुविधा हमारी प्रदान की गई है दोस्तों। इसके बाद का जो हमारा आज का 42वां क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा पहली बार प्रदान किया गया उच्च राष्ट्रपति सम्मान यानी कि गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मालदीव एंड सेशल्स। यहाँ पर दोस्तों हमें पता होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों ये जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको जो भी सम्मान मिले हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे मान के चलिए
कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा का ही क्वेश्चन है और आप इसको परीक्षा में ही देख रहे हैं। तो महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, तटीय पारिस्थितिकी और जलवायु नेतृत्व के लिए पीएम मोदी को इस सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में इसको क्या किया गया दोस्तों, दिया गया है, प्रदान किया गया है। हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में यूनेस्को संभावित धरोहर सूची में विस्तार हेतु चर्चा में रहे सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो दोस्तों सारनाथ के बारे में आप लोग तो जैसे जानते ही होंगे कि भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था वो दोस्तों हमारे सारनाथ में ही हुआ था। और जो ये उनकी क्रिया हुई थी, जो उन्होंने उपदेश दिया था, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हम लोगों ने बोला था धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको बोला था। तो दोस्तों ये जो सारनाथ जगह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था। यहाँ स्थित धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। तो दोस्तों इसे जो हमारा ये सारनाथ का जो धरोहर स्थल है, इसको यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्र सरकार की मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव पुनर्स्थापन एवं तटीय संरक्षण में दूसरा स्थान किस राज्य को मिला। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश को। मिष्टी योजना में गुजरात तथा आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा। गुजरात दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा था इस परियोजना में, और गुजरात का दूसरा स्थान किसको मिला था, तो वो मिला था हमारे आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश ने गोदावरी कृष्णा डेल्टा में व्यापक मैंग्रोव रोपण किया था। अब इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया हमारा, जापान ओपन का महिला एकल खिताब जीतकर 2 साल के खिताबी दुखों को समाप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो दोस्तों जापान ओपन में किसने यह खिताब जीता, तो पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टोक्यो में आयोजित जापान ओपन 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते करते हुए बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 खिताब अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों ऐसा इन्होंने 2 साल के बाद ये ऐसे भारतीय इन्होंने ऐसा करके दिखाया था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का इमर्सिव अनुभव देने हेतु क्या स्थापित किया गया। तो यहाँ पर क्या दोस्तों किया गया, यहाँ पे एआई होलो बॉक्स की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के प्रथम एआई होलो बॉक्स का अनावरण हुआ है। इसके माध्यम से आगंतुक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 3D होलोग्राम देख सकते हैं, उनके भाषणों को सुन सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2026 में रिकॉर्ड तापमान और तीव्र हीट वेव के कारण किन 2 यूरोपीय देशों में भीषण वनाग्नि आपातकालीन घोषित हुआ था। तो दोस्तों फ्रांस और स्पेन में। दोस्तों इस बार फ्रांस और स्पेन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। अगर हम लोग भारत की अपेक्षा में तुलना करते हैं तो भारत की अपेक्षा में वो लगभग सामान्य सी गर्मी थी, किंतु वहाँ पर जो है इतनी गर्मी शायद पहले नहीं पड़ती थी। इस वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम यूरोप में 44 डिग्री से अधिक तापमान के कारण फ्रांस और स्पेन के जंगलों में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना पड़ा। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देगा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजी गई नई पॉलीपोर कवक प्रजाति का नाम क्या है। तो इसका दोस्तों नाम क्या है, माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेनेसिस। दोस्तों यहाँ पर क्या है, भारतीय वनस्पति शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के कोल्हापुर जिले में एक दुर्लभ ब्रैकेट फंगस की खोज की है और क्षेत्र के सम्मान में इसका नाम माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेसिस रखा गया, इसका नाम है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे एग्जाम से ऐसे कवक से भी क्वेश्चन, फंगस से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड्स में आयोजित फाइनल में इंग्लैंड को हराकर किस देश ने 7वां आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीता। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड में ही लॉर्ड्स के मैदान पर हराकर अपना 7वां खिताब जीत लेती है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने खिताबी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को मात देकर 7वीं बार महिला टी20 विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर बेथ मूनी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी ऑस्ट्रेलिया है इसने 7वीं बार रिकॉर्ड है कि इसने जो है अपना टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि 7 बार वर्ल्ड कप जीतना। अगला क्वेश्चन है जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि कीमतों में स्थिरता एवं जमाखोरी रोकने हेतु केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट किस अवधि तक लागू की है। इसका राइट आंसर है 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के सीजन में चीनों की घरेलू उपलब्धता को निश्चित करने के लिए
1 अगस्त से 30 नवंबर तक सभी चीनी थोक और खुदरा विक्रेताओं पर ये रोक लगाई है कि वो चीनी पे जमाखोरी ना करें। तो दोस्तों ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें हम लोगों ने जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोगों ने दोस्तों बात की है। अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और लगातार तैयारी करते रहिए। और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ पुराने महीनों के बारे में तथा कुछ नए महीनों के बारे में भी बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू।